एवरीवन, जैसा कि आप सभी एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही दिन पहले यानी 21 फरवरी को डेंटल ऑफिसर के एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आज हम लोग आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं फॉर्म फिलिंग में वो सब आपको दूर करेंगे। तो हम खुद ही ट्राई करेंगे फॉर्म फिलिंग करने का। तो सबसे पहले अगर आपको जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी है तो आप गूगल क्रोम का सहारा ले सकते हैं आप, और ये याद रखिएगा या तो गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही यूज करें। मोजिला फायरफॉक्स सर्च इंजन का यूज ना करें। तो आप गूगल पे डाल सकते हैं एमपीपीएससी। एमपीपीएससी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखेगा mpsc.mp.gov.in। आप इस माध्यम से इस साइट को खोल सकते हैं या फिर आप टूथ प्रैक्टो की ऐप से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर हम टूथ प्रैक्टो की ऐप से जो हमारे एस्पिरेंट्स है वो वहां पे जाएंगे। अगर हम टूथ प्रैक्टो की साइट खोलें गूगल पे, उसके बाद कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे। कंटेंट सेक्शन के बाद आपको यहाँ साफ दिख रहा है एमपी फॉर्म फिलिंग लिंक। आप इसको क्लिक करके भी डायरेक्ट लिंक पर पहुंच सकते हैं, जो कि आपका काम को थोड़ा आसान बना देगा। अब मैं जो हम गूगल क्रोम पे जिस माध्यम से गए थे उसमें आपको समझाऊंगा। आप जब गूगल क्रोम पे जाएं तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखेंगे। यहाँ पे एमपी ऑनलाइन कोशिश करें इसको। यहाँ पे बहुत बार लोगों ने बताया कि यहाँ पे क्लिक करने पे फॉर्म नहीं खुल रहा है, मतलब जब हम एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जा रहे हैं वो नहीं खुल रहा है। तो कोशिश करें राइट साइड में जहाँ अप्लाई ऑनलाइन है उसे क्लिक करें, या फिर आप डायरेक्ट टूथ प्रैक्टो की ऐप से जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ समझने की ये है, यहाँ पे दो डेंटल सर्जन के एग्जाम की दिख रही है आपको। पर हमारे लिए जो सीरियल नंबर 1 पे है, जो कि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर डेंटल सर्जन 2024, जो कि पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन द्वारा दिया गया है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 46/2024, जिसकी नोटिफिकेशन आई थी 31 दिसंबर 2024 को। आपने इस लिंक को क्लिक करना है। और जो तीसरा लिंक है वो लेबर डिपार्टमेंट का है डेंटल सर्जन एग्जाम के लिए ही। आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और इसको भी भर सकते हैं, पर ये केवल एक सीट के लिए, वो भी ओबीसी की। तो आप दोनों ही फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, पर जो हमारा मेन उद्देश्य है वो इन 385 सीट्स के लिए, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे जब आप, लिंक को क्लिक करने के बाद आपको एक से विंडो खुलाएगा। यहाँ पे दंत चिकित्सक 2024 लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जो कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। आप यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे, एक्शन को क्लिक करेंगे। एक्शन को क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपसे घोषणा मांगी जा रही है कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञापन क्रमांक 46/2024 31/12/2024 में दी गई समस्त जानकारियां एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं, और मैं वचन देता हूँ कि इनका पालन करूंगा या करूंगी। तो सबसे पहले आप इस विज्ञापन को खोल लेंगे। एमपीपीएससी चाहता है कि आप एक बार विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसकी फॉर्म फिलिंग करें। इसी के बाद ही आपका ये टिक लेगा। अच्छा, इन्होंने पहले ही से ही आपको कुछ चीजें बता दी हैं कि आपको स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, जो कि आपके रिसेंट होनी चाहिए, 6 महीने से पुरानी फोटो ना हो, और कलर फोटो हो, और प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो। और फोटो खिंचवाते समय ध्यान रखें कि आप रिलैक्स स्थिति में बैठे हो और सीधे कैमरे में देखें, यानी आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मुंह ढंग से दिख ना रहा हो। अगर जो लोग चश्मा पहनते हैं वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका चेहरा साफ तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा हमने बताया था कि आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में साइन होने चाहिए, और आपकी जो फोटो भी है वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, चौथी बात ये कही है कि ये सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का हो या फिर व्हाइट हो, जो कि सबसे बेस्ट है। इसके बाद आप आई एक्सेप्ट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपका पेज खुल गया है। विज्ञापन क्रमांक आपको जो साफ साफ दिख रहा है 46/2024 31/12/2024 को, ये आपने भरना है। हम एक आवेदित पद का नाम दंत चिकित्सक, क्या अभ्यर्थी बीडीएस उप अधिधारी है? बिल्कुल, इसमें यस, आप बीडीएस आपके पास डिग्री है।
क्या भर्ती के पास मध्य प्रदेश के राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास एमपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे यस करेंगे। और यस करने के बाद आपको यहाँ पे एक जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो भी जैसे फर्ज कीजिए कि हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही डाल देते हैं 1234, और जो भी जिस डेट पे भी आपने रजिस्ट्रेशन करा है, मान लीजिए कि आपने 3 फरवरी को रजिस्ट्रेशन करा था, 3 फरवरी की डेट डाल देनी है। अच्छा, जहां से भी आपने इंटर्नशिप करी है उस चिकित्सा महाविद्यालय का यहाँ पे अपना नाम डालना है। और मान लीजिए कि आपने ईएसआईसी करी है तो ईएसआईसी डाल दिया। इसके बाद दंत चिकित्सा महाविद्यालय से इंटर्नशिप पूर्ण करने का दिनांक, और ये बात ध्यान रखिए कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी इंटर्नशिप जनवरी 2 को खत्म हो गई थी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास आईसीसी यानी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अभ्यर्थी का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए रजत डाल देते हैं, रजत कुमार, खाली रजत डालें। इसके बाद आपका मध्य नाम, अगर आपके कुछ भी सेंटर में लगाते हैं वो यहाँ डाल दें, और सरनेम हो गया कुमार। अगर कोई मिडिल नेम नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है, सीधा कुमार पे आ जाए। अभ्यर्थी का लिंक मेल हो गया। ठीक है, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि जो भी आप नाम डालें, नाम की स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। और जैसा हमने आपको पहले बताया था एडवर्टीजमेंट में कि आपके नाम की स्पेलिंग वही हो जो आपके 10th के हाई स्कूल के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में दिया हो, उससे कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, ठीक है, 21 वर्ष से कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 1997, तो 31 मार्च 1997, ठीक है, तो यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। पिता का नाम मान लीजिए डोरीलाल, ठीक है, माता जी का नाम राजेश्वरी। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या अभ्यर्थी विवाहित है। अगर आप विवाहित है तो आप विवाहित में ये यस डालेंगे, और अगर आप विवाहित हैं तो आपके पति या पत्नी का नाम क्या है। मान लीजिए नो है, अगर इनके विवाहित नहीं है। अगर विवाहित नहीं है तो बच्चों की संख्या आपने नहीं डालनी है, और अगर आप विवाहित है तो आपको जीवित बच्चों की संख्या डालनी होगी। और ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि शासन आपको बोलता है कि आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 से अधिक बच्चों को, जैसा कि बताया गया है कि सरकार अपनी पॉलिसीज से बाहर कर देती है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जीवित बच्चों की संख्या 2 ही होनी चाहिए। क्या अंतिम बच्चे अगर जुड़वा थे तो यस और नो आप उसमें टिक करें। अगर आपके बच्चे, आप विवाहित हैं और आपके बच्चे हैं और अंतिम बच्चे जुड़वा थे तो उस पे यस और नो पे भी आप टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा, प्रतित्यक्ता महिला है। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, तो अगर वो विधवा है या तलाकशुदा है, या प्रतित्यक्ता का मतलब होता है कि ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, तो ऐसी महिला को प्रतित्यक्ता महिला कहा जाता है। तो इसमें भी आप यस और नो को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मूल सूचना का विवरण देना है। क्या अभ्यर्थी आप प्रदेश का मूल निवासी है। अगर आप एमपी के रेजिडेंट हैं और वहां के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। ठीक है, आप यस करेंगे तो इसके बाद, अच्छा, जैसा कि हमने आपको एडवर्टीजमेंट में बताया था कि अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तभी आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो आप डाल दें। मान लीजिए हम यूआर डाल देते हैं। ठीक है, यूआर मतलब अनरिजर्व, कोई कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से हैं। क्या भर्ती क्रीमी लेयर में आते हैं। नो, क्योंकि अनरिजर्व के अंदर कोई क्रीमी लेयर नहीं है, तो आप इसे नो कर दें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी के अंदर है, तो वो आप इस बात के ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिव्यांगता का विवरण, अगर कोई भी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसमें आपको यस और नो करना है। ठीक है, और कितना, अगर यस करते हैं तो उसके जितने भी प्रकार है
दिव्यांगता का प्रतिशत है और जहां से आपका सर्टिफिकेट बना है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और किस तारीख को बना है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अन्य विवरण में क्या कभी अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने का दंडित किया गया है, कभी भी आपको डिबार करा गया हो एग्जामिनेशन से, तो वैसे नो ही होता है, पर अगर है तो आपको डालना पड़ेगा। आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला चल रहा हो, नो। क्या अभ्यर्थी की किसी भी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कोई और आप एग्जाम दे रहे हो और कहीं पे क्वेश्चन मार्क हो, तो नो। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत है? अगर आप कोई भी मध्य प्रदेश शासन के शासन में किसी भी जगह कार्य कर रहे हो तो यस या नो आप डालिए, अगर कार्य करें तो यस, नहीं कर रहे तो नो। क्या अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपको एनओसी नहीं चाहिए, पर हाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अगर आप सेवारत हैं तभी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो नो आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपके पास मध्य प्रदेश रोजगार कार्यकला में जीवित पंजीयन है, यस और नो? तो ये बात हमने आपको एडवर्टीजमेंट में ही बताई थी कि आपके पास मध्य प्रदेश के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे आपका पंजीकरण होना चाहिए। अगर पंजीकरण है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पर जब आप साक्षात्कार, अगर आपका सिलेक्शन रिटर्न आप पास कर जाते हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे यानी साक्षात्कार के लिए जाएंगे, तो उस टाइम तक आपको आपको ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या आप कुछ सैनिक हैं तो आप डाल दीजिए, अगर आप कुछ भी आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको वहां पे वो आयु सीमा में प्रोत्साहन मिलेगा, यानी जो कि 5 साल का है, अगर आपको 5 साल तक की छूट मिल जाएगी। तो नो, अगर हमारा कैंडिडेट नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, अच्छा, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित है? विक्रम अवार्ड खेल पुरस्कार है, जैसे कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था विक्रम अवार्ड कितने दिया जाता है। अगर कोई भी हमारा जो कैंडिडेट को विक्रम अवार्ड से सम्मानित है तो वो यस और नो कर देगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र का विवरण। प्रथम विकल्प, अब कोशिश करिएगा, देखिए आपको विकल्प में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा जो भी आपके घर से पास हो, जहां आप आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो भी आपको इनमें से पास पड़े वहां पहुंचिए। मोस्टली राजधानी में पहुंचना आसान रहता है, तो कोशिश करिए भोपाल आप ले लें, या जो भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो उस हिसाब से ले सकते हैं। भोपाल हमने ले लिया, हमने दूसरा ग्वालियर ले लिया, तीसरा हमने इंदौर ले लिया और चौथा हमने जबलपुर ले लिया। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, जैसे कि 10th की आपकी मार्कशीट, कि कितना आपने 10th में उत्तीर्ण परीक्षा का नाम जो भी था, अपने 10th की जो बोर्ड की परीक्षा पास करिए उसका नाम, प्रणाली, अगर आपको ग्रेड मिले तो ग्रेड दे देंगे, सीजीपीए मिले तो सीजीपीए लेंगे, कौन कौन से विषय में आपने पास करी। 10th में हमारे पास इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं, उनका प्रतिशत डिवीजन आपके पास, ये सब आप भर देंगे। रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो भी आप इसमें डाल देंगे। भी आपका मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड से आपने पास करा, सीबीएसई बोर्ड डाल देंगे। जो भी वर्ष आपका रहा होगा, मान लीजिए 2009 में आपने पास करे, 2009 में डाल देंगे, और जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे इंटरमीडिएट के लिए आप उसका जो भी ग्रेड था, जो भी सीजीपीए था वो आप डाल देंगे। ठीक है,
इसके बाद ये फॉर्म आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में स्नातक, जो कि आपका बीडीएस है, बीडीएस के आप जो भी ग्रेड जो मार्क्स हैं आपके वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद खुल के आ जाएगा कि आपका, ठीक है। अंतिम में आ जाते हैं सेवा का विवरण। आपने कहीं पे भी, जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप मध्य प्रदेश शासन में कहीं पे भी सेवा दे रहे हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर आप सर्विस में हैं या सर्विस कुछ साल आपने सर्विस करी है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आप अपना जो जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम करा है, जिस पद पे करा है वो पद लिख देंगे। मान लीजिए आपने जूनियर रेजिडेंट के पद पे काम करा है तो जूनियर रेजिडेंट लिख देंगे। और जहां पे भी जिस भी डिपार्टमेंट में करा है उसका पता आ जाएगा। मान लीजिए आपने इंदौर नगर निगम में करा हो, मान लीजिए इंदौर नगर निगम का कोई अस्पताल हो तो शासन के अंदर बढ़ा ले, जो भी आपकी अवधि रहेगी जब आपने चालू करा और जब तक है वो आप सब चीजें इसमें डाल देंगे। और जो भी अनुभव अनुभव प्रमाण जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका आप नंबर भी यहाँ पे डालेंगे। नीचे आगे मध्य प्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्यकर जो संविदा की सेवा का विवरण यहाँ पे आप डाल देंगे, यस या नो। अगर नो है तो ये खुल के आ जाएगा, नो है तो इसके बाद जैसा कि हमने आपको फॉर्म फिलिंग से पहले बताया था कि आपके पास अपने बैंक कॉपी की, पासबुक की फोटो कॉपी भी मतलब एक फोटो जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें जो भी आपकी बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो डाल दें, उसका आईएफएससी कोड, उसका ये खाता धारक का नाम, जैसे कि हमने अभ्यर्थी का नाम रजत कुमार डाला तो खाता धारक का नाम भी हो जाएगा, और खाता धारक का जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। वर्तमान पता जहाँ पे भी आप अभी रह रहे हैं, जहाँ से भी आप अभी, जहाँ पे आप चाहते हैं कि पत्राचार हो, आपकी सारी चीजें कागज जहाँ पे आपको डिलीवर करे जाए तो वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल दें। मान लीजिए आप एमपी के ही कैंडिडेट हैं और मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो कोई भी एड्रेस आप दिल्ली का जहाँ पे आपको पत्राचार आसान हो वहां डाल दीजिए। मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं और शाहदरा जिला में रह रहे हैं तो शाहदरा डाल दें। स्थायी पता जो आपको परमानेंट पता है, जो मूल निवास का पता है वो आप डाल दें। अगर आप एमपी के कैंडिडेट हैं तो मध्य प्रदेश डाल दें, या कहीं भी जहां, अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आप उत्तर प्रदेश उसमें डाल दें, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अभ्यर्थी का फोटो, जो भी आपकी जो रिसेंट फोटो है जिसका साइज 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे फाइल चूज कर लेंगे और कोशिश करिएगा कि फाइल का जो नेम है एमपीपीएससी फोटो करके कर लीजिएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे अपने साइन की कॉपी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये आ जाएगा। और एंड में ये एक घोषणा है कि मैं रजत कुमार पुत्र श्री डोरीलाल, उम्र इतनी, निवासी यहाँ इतना इतना का, मैं ये करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम ठीक है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है जो कि आपसे वो मांगा जाता है। और एंड में आपको कैप्चा करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका पेमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। तो ये थी फॉर्म फिलिंग की। अभी हमने आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप एमपीपीएससी के जो डेंटल सर्जन का ग्रुप बना रखा है टूथ प्रैक्टो द्वारा, उस पर आप बता सकते हैं, या फिर आप ऐप में जाके चैट सेक्शन पे भी अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के लिए आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाएगा, जितने भी आपने पर्टिकुलर्स भरे हैं उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उस फॉर्म को आपने संभाल के रखना है। आप चाहें तो एक एमपीपीएससी का फोल्डर बना लें अपने कंप्यूटर के अंदर, उस फॉर्म को उसमें संभाल के रखें और कोशिश करें कि उसकी 2 से 3 कॉपी अपने पास प्रिंट भी निकलवा के रख लें, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी क्वेरी आई है कि भाई काफी लोगों को फोटो को, जैसा कि इस फॉर्म में बताया गया है कि फोटो को आपका 20 KB से 100 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए साइज, और साइन होना चाहिए 10 KB से 100 KB। तो काफी लोगों को रिसाइज करने में दिक्कत आती है तो उसको भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप गूगल पे जाएंगे, आप कोई भी इमेज रिसाइजर
टाइप कर दीजिए इमेज रिसाइजर। इसमें जाके आप अपने इमेजेस को रिसाइज कर सकते हैं। काफी लोगों की इमेज काफी 1000 केबी 90 केबी या मतलब 1000 केबी 200 केबी की हो सकती है, तो आप उसको विद इन 20 केबी से 100 केबी के बीच में आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक फोटो है, फाइल नेम MPPSC पासपोर्ट फोटो, इसे ओपन कर लेंगे। ये लोड हो रही है और जैसा कि देखने में ये कम साइज की है। टारगेट फाइल साइज हमें चाहिए मान लीजिए 50 केबी मान लेते हैं, क्योंकि 20 केबी और 100 के बीच में है। रिसाइज करेंगे। अब इसका ओरिजिनल साइज था 6.09 जो कि प्रेस्क्राइब से कम था। इसके बाद हमने इसको 50 केबी के हमने बोला है और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके कि क्या इसका अभी साइज हुआ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था आपके इमेज को रिसाइज करने का। ऐसे ही आप साइन साइन को भी रिसाइज कर सकते हैं। मान लीजिए सिलेक्ट इमेज करा हमने, ये हमारा साइन थे, MPPSC सिग्नेचर फोटो। और कोशिश करिए कि साइन जो भी आप करें वो ब्लैक पेन से करें, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेन से साइन करें। और हमें जैसा कि बोला गया साइन हमारा 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए हम इसे 80 केबी कर लेते हैं। रिसाइज कर लिया। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास एक इमेज आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लें और इसको आप अपने जो भी फोल्डर है वहां पे इसको सेव करके रख लें। तो ये तरीका था आपको साइज को, इमेज और साइन को रिसाइज करने का। तो आप इस माध्यम से आप इमेज और साइन रिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म फिलिंग पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।